देहरादून में अवैध धार्मिक निर्माण 3 दिन के अंदर होंगे चिन्हित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने शुरू की सख्ती। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभागों से मांगी रिपोर्ट। लोहाघाट के राजस्व ग्राम इराकोट में पेयजल के लिए हाहाकार, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर समस्याओं के समाधान की मांग। उत्तराखंड में बारिश ने बरपाया कहर। उत्तरकाशी में उफान पर आए नदी नाले, कई जगह दुकानों में घुसा पानी, लोगों को काफी नुकसान। प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने की भी संभावना। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध धार्मिक निर्माण 3 दिन के अंदर होंगे चिन्हित। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने शुरू की सख्ती। जिलाधिकारी ने विभागों से मांगी रिपोर्ट। लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जिलाधिकारी की ओर से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। वन विभाग अब तक हटा चुका है 3 अवैध निर्माण। सभी विभागों को अपनी संपत्तियों के दोबारा सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने विभागों से रिपोर्ट भी तलब की है। लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये भी निर्देश दे दिए हैं। तो वन विभाग अब तक 3 अवैध निर्माण भी हटा चुका है, लेकिन अभी भी कई निर्माण ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से बने हुए हैं, उनको हटाने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने शुरू की है सख्ती। और संवाददाता अमित रतुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब ये जो अवैध निर्माण है इनको हटाया जाएगा? जी देखिए विशाल, आपको बताएं कि जिलाधिकारी सविन बंसल के अध्यक्षता में कल विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई थी अवैध निर्माण के संबंध में। और जिलाधिकारी द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी विभाग हैं, चाहे उसमें नगर निगम हो, लोक निर्माण विभाग हो, वन विभाग हो या फिर सिंचाई विभाग हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट देंगे। जिलाधिकारी को शासन को 3 दिन के भीतर चिन्हित करेंगे वो ऐसे स्थानों को जो उनके स्थानों पर अवैध निर्माण पाए गए हैं या वहाँ पर हुए हैं, चाहे उसमें मजार हो या अन्य या बाउंड्री वाल का निर्माण हो या अन्य कोई निर्माण हो जो अवैध हैं, उनको चिन्हित करते हुए उसकी रिपोर्ट वो शासन को देंगे। और इसके पश्चात वहाँ पर जो है उनको ध्वस्ती करने की कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि बीते कुछ रोज पूर्व दूनी जो मेडिकल अस्पताल है वहां पर जिस तरह से अवैध मजार संचालित की जा रही थी, उस पर अतिक्रमण के जद में वहां पर जो रास्ता था पूरा दून अस्पताल का वो वहां पे जद में आता था, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी है कि अपने अपने जो संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों के वो ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित करें और वहां पर कार्रवाई उस पर करते हुए जनता को उन सभी चीजों से राहत प्रदान करें। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल भी है राज्य सरकार की कि इस तरीके से जो अवैध निर्माण जो सरकारी भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं उस पर ये ध्वस्त में कार्रवाई हो और उसका जो ताकि जो राजस्व को उसकी कुछ क्षतिपूर्ति ना हो। लेकिन अमित, कितने दिनों का इस समय भी दिया क्या है और क्या कुछ आदेश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं सख्ती के साथ? जी देखिए बताएं कि तो ये 3 दिन का समय दिया गया है चिन्हित करने का सभी विभागों को, चाहे सिंचाई विभाग हो, वन विभाग हो या अगर हम बात करें लोक निर्माण विभाग हो, नगर निगम की बात करें, ये अपने क्षेत्रों में 3 दिन का इनको समय दिया गया है संबंधित अधिकारियों को। 3 दिन के भीतर वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि वहाँ पर कोई अवैध निर्माण तो नहीं पाया गया है, अगर और इसकी रिपोर्ट वो जिलाधिकारी को 3 दिन के भीतर सौंपेंगे। उसके बाद उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जाएगा जो ऐसे अवैध निर्माणों को जो हुए हैं उन पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, बड़कोट दुबट्टा के पास उफनाया नाला, दुकानों में भी घुसा पानी, लोगों का हुआ काफी नुकसान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, पानी की चपेट में आई एक बाइक भी बह गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट दुपट्टा के पास ये नाला उफनाया हुआ नजर आया और ऐसे में एक बाइक भी बह गई है, दुकानों में पानी घुस गया है और लोगों का काफी नुकसान भी इसमें बताया जा रहा है। तो पानी की चपेट में एक बाइक भी आई जो कि बह गई है। हालांकि इस
पानी के आने से काफ़ी लोग प्रभावित भी इससे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में ये उफनाया है नाला, और इसका पानी भी दुकानों में भी घुसा और लोगों का काफ़ी नुकसान भी इसकी वजह से हुआ है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा जारी है और उत्तरकाशी में भी इन दिनों गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और उत्तरकाशी में बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले। ऐसे में तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह सड़कों पर भी पानी बहता हुआ नजर आया है। तो लोगों के दुकानों में, घरों में पानी जा घुसा है और इससे काफी नुकसान भी बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन नजरें बनाए हुए है। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी ये सटीक भी साबित हुई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और यही कारण है कि उत्तरकाशी में ये बारिश देखने को मिली, जहां नदी नाले उफनते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इससे नुकसान भी काफ़ी बताया जा रहा है। कई लोगों के घरों में और दुकानों में ये पानी जा घुसा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बाइक भी इसकी चपेट में आई, जो कि बह गई। तो उत्तरकाशी में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर नजर आने लगे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग भागकर जान बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हुआ है अभी उत्तरकाशी क्षेत्र में? जी रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में कल दोपहर 2 बजे से जो है बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हुई थी, जिसके बाद जो है अगर मैं बात करूं यमुना वैली की, तो यमुना वैली में जो है खरादी और दोबाटा के पास जो है अचानक जो है एक जो बरसाती नाला है वो बढ़ गया था, जिसके कारण से वहाँ पे जो है जो नाले का जो पानी है वो स्थानीय लोगों की दुकानों में और जो वहाँ पे जो बाइक वगैरह खड़ी थी तो उनको भी काफी नुकसान हुआ। अगर मैं बात करूँ गंगा वैली की, तो गंगा वैली में जो है ये एक जो नाला पड़ता है कचरू देवताबंदी के पास, तो वहाँ पे जो अचानक बढ़ गया था और वो जो है उसका जो मलबा है वो जो मेन रोड पे आ गया था, तो रोड अभी बंद है। लेकिन यमुना वैली की अगर बात करूँ तो उसके बाद फिर जो है भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसको जो है स्थानीय जो काश्तकार है उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और लोगों ने जो है प्रशासन से जो है आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जी, लेकिन दीपक, ऐसे में किस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट भी अभी और है उत्तरकाशी के लिए, और साथ ही प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी में अक्सर देखा जा रहा है कि लगातार 3-4 दिन से जो है दोपहर के बाद जो है अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है। बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है काफी मुश्किलों का सामना कर। अगर मैं कल की बात करूं तो कल बहुत जबरदस्त बारिश यहाँ पे हुई थी और जो मोहल्ले गलियों की जो नालियां थी बिल्कुल ऐसी बह रही थी कि मानो कि जो है मानसून आ गया हो। तो इसके लिए जो है जिला प्रशासन उत्तरकाशी ने जो है चारधाम यात्रा भी चली, तो इसके लिए पहले से तैयारी की है। और जो ऐसे मार्ग हैं, ऐसी जगहें हैं जो संवेदनशील है, तो उन जगहों को जो है पहले से जो मशीनरी जो है तैनात कर रखी है, ताकि जो चारधाम यात्रा पे जो यात्री आ रहे हैं उनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना, साथ ही जो स्थानीय लोगों उनको भी जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करें। लेकिन एक बार जो देखने को मिला कि इस समय जो ओलावृष्टि हुई है और इस समय जो फसलों में जो नकदी फसलों में फूल लगने का मौसम है, और इस समय जो ओलावृष्टि से उनको जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है काश्तकारों में। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से लेकर बुद्ध बाजार स्थित सनातन मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर बीजेपी नेता मनजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने विशेष कार्य किए हैं और पाकिस्तान को धूल चटाने का भी काम किया। इसी के चलते सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि जिस तरह से सेना ने देशवासियों को भरोसा कायम रखते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय सेवा विश्व में सर्वश्रेष्ठ है।
पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी जो हिंदुस्तान को हमेशा धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और देश को अस्थिर करने का काम करते हैं। चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे हमारे लोकसभा में कभी यहाँ सदन के अंदर हंगामा हुआ था। आज हिंदुस्तान की सरकार आम जनता के आशीर्वाद, आम जनता की बदौलत मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आज मोदी जी ने जन भावनाओं को सम्मान करते हुए और आतंकवाद का विरोध, हिंदुस्तान नहीं विश्व से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने अभियान चलाया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। आज ये शौर्य दिवस है, तिरंगा यात्रा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आज ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को जवाब दिया है। और ये संकेत है कि आने वाले टाइम में जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत नज़र उठाएगा, हमारे सैनिक उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसमें आज तिरंगा यात्रा हमारे द्वारा निकाली जा रही है और गदरपुर के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, जो कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए। हमारे कुछ वहाँ पे पर्यटक गए हुए थे, तो उनके उस बदले को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को समर्पित ये कार्यक्रम है और उन जो उस हमले में मारे गए हमारे जो पर्यटक थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम आज ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें तिरंगा यात्रा, तो उस निमित्त ये रखी गई है तिरंगा यात्रा। सबके लिए ये गर्व का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो विजय हमारी सेनाओं ने प्राप्त की है, उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा का हम लोगों ने निकालनी है और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे सैनिकों ने इस विजय को प्राप्त किया है और इस देश का नाम और इस देश को गर्व प्रदान किया है। लोहाघाट ब्लॉक के भुमलाई ग्राम सभा के राजस्व ग्राम एराकोट में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, जिस वजह से ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ कड़े आक्रोश भी जताया है। इसी के चलते ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचकर पेयजल समस्याओं के समाधान की मांग के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा है कि पूर्व में वेनोला योजना से एराकोट के ग्रामीणों को पानी दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीणों को एक बाल्टी पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट से योजना की जांच कर पेयजल को गांव में बराबर वितरित करने की भी मांग उठाई है। दिक्कत यह है कि पानी होने के बाद भी पानी का बंटवारा बराबर ढंग से नहीं है और जिससे कुछ ही लोग उसमें फ़ायदा उठा ले रहे हैं, बाकी लोगों के तो ऐसे ही सूखे रह जा रहे हैं, बिना पानी के ही रह जा रहे हैं। विभाग से अनुरोध है कि पानी को डिवाइडेशन करके सही ढंग से डिवाइड कर दे और सबकी मंजूरी हो जाएगी। और ये समस्या होने के लिए तो 2-3 महीने से आगे से हो रखी है। अभी बरसात नहीं होने के कारण कंटिन्यू बढ़ गई है। तो विभाग में हमारे यहाँ पीटीसी भी नहीं आता सर, किससे कहें। पीटीसी भी हमारे लोग खुद हम लोग जा कर के पानी खोलना बंद करना भी हम लोग अपने आप से कर ले रहे हैं, तो नहीं ले रहा है, उस बात में कोई चीज़ नहीं कर रहा है। पेयजल की आपूर्ति जो है बीच बीच में बाधित होती रही है, लेकिन इस बीच जो है निरंतर लगातार जो है 4-5 दिन से बारिश होने के बावजूद भी हम लोगों को ये पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और इसमें जो है हमने परसों श्रमदान करके थोड़ा बहुत काम भी किया था, लेकिन उसके बाद भी हम तक जो है पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हम अब विभाग से प्रशासन के माध्यम से इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हमारी इस बात को गंभीरता से लेते हुए और इस पेयजल का निदान किया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम किया जा रहा है। 21 मई को सीएम धामी ने हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज की गई शिकायतों की समीक्षा की और इस दौरान
कई शिकायतकर्ताओं से फ़ोन पर भी बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण के बारे में फीडबैक लिया। शिकायतकर्ताओं ने केवल समाधान के लिए सीएम का धन्यवाद किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संवाद और संवेदनशीलता रवैये की भी तारीफ की। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर बीजेपी का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बेहतर काम हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर दर्ज शिकायतों के समाधान के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश सीएम धामी की ओर से लगातार समीक्षा करते हुए दिए जाते हैं। यह एक ऐसी पहल है जिसने जनता की शिकायतें सीधे सीएम कार्यालय तक पहुंचाई हैं और उनका समयबद्ध समाधान किया जाता है। 2023 में हेल्पलाइन को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसमें वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा जोड़ी गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान उसी स्तर पर हो जहां से वे उत्पन्न होती हैं। तहसील स्तर की समस्याओं को अनावश्यक रूप से जिला स्तर तक नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और समय पर समाधान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक पहुँच गया, पूरा पहुँच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। सीएम धामी के साफ आदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सभी अधिकारी काम करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीएम धामी के नेतृत्व में हो रहे काम पर कहा, सरकार का मकसद हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, देखिए, कुशल प्रशासक की यही पहचान है कि वो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखे और उसके दुख सुख में खड़ा रहे। और आज पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से प्रत्येक उस नागरिक की चिंता कर रहे हैं जो अंतिम छोर में है, उस अंतिम छोर तक भी वो अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर सुविधा मिले इसकी ओर जो है संकल्पबद्ध है। और आज जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्य सेवक सदन में बैठ कर के तमाम अधिकारियों के फोनों से उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी जिनका पोर्टल पर या वैसे किसी चिट्ठी पत्री के माध्यम से कोई शिकायतें आई, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं, इस पर की पूरी जानकारी लेने का काम उन्हीं लोगों से किया जो हमारे शिकायतकर्ता थे। उधर विपक्ष ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर सवाल खड़े किए। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा, सीएम हेल्पलाइन पर आज समस्याओं का भंडार है, लेकिन लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। कांग्रेस ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन नंबर सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया है। धामी सरकार ने लोगों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1095 जारी किया है। उस हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार है। लोग अपनी फरियाद उस हेल्पलाइन नंबर पर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन वह हेल्पलाइन नंबर केवल खानापूर्ति के लिए है। उससे कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। केवल लोगों की शिकायतें आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और आगे वही लाल फीताशाही समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखाती है। केवल लोगों को जो है गोल गोल चक्कर घूमने के लिए मजबूर किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से 18 जनवरी 2024 तक सीएम हेल्पलाइन 1905 के आंकड़ों पर गौर करें तो 4,59,682 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 4,26,145 का निस्तारण हो चुका है, जबकि 33,537 शिकायतें अभी भी प्रक्रिया में हैं। हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा
हर 15 दिन में अपर मुख्य सचिव, मासिक आधार पर मुख्य सचिव और त्रैमासिक आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके तहत 8 अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप और हेल्पलाइन नंबर 1064 भी लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को सीधे दर्ज करना और गोपनीयता के साथ कार्रवाई करना है। ये बताता है कि उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर सरकार काम कर रही है। उनकी व्यक्तिगत सक्रियता, जैसे शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने जनता का भरोसा जीता है। ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लग रही है और लोगों की शिकायतों का समाधान किस तरह से हो रहा है, राज्य की जनता इसे भली भांति समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में 1622 मामले HIV के रजिस्टर्ड हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि मामला जनहित से जुड़ा है और जिस तरह के से ये मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय भी है। इसके लिए जनता में जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को वो सदन में उठाएंगे। निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीज़ों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। प्रेस क्लब महानगर रुड़की के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर सांसद ने सभी पत्रकारों को निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये क्लब समाज हित में काम करेगा। वहीं समाज सेविका पूजा गुप्ता ने रुड़की के सोलानी पुल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठाया। इस पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आश्वस्त किया है कि सोलानी पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने बताया कि पुल को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। करके नई टीम बनी है, जी समिति पूरी टीम है, उनके पास बहुत शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल रहेगा एक यादगार कार्यकाल बने। चाहे प्रेस हो या पॉलिटिशियंस हो, जो पदों पर बैठे हुए जो सीनियर लोग हैं, जनता की हमेशा एक ही अपेक्षा होती है कि जो भी करें न्यायपूर्ण करें, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 15 जून से मानसून की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक हरिद्वार नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए टेंडर पास नहीं किए हैं, जिस वजह से ज्वालापुर व्यापार मंडल ने नगर निगम हरिद्वार के एमएनए को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने मानसून शुरू होने से पहले सभी नाली की सफाई करने की मांग भी की और बाजार में पानी भरने से लेकर अवैध अतिक्रमण को हटाने की भी बात कही। आज एमएनए साहब से मिले हैं, उन्हें हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, ज्वालापुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, कनकल की भौगोलिक स्थिति, जो मानसून आने वाला है और मानसून के आने से पहले प्रशासन को सचेत किया है कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जो बर्बादी व्यापारियों की होती है, एक एक दुकान में 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है, उसके बारे में आप इनको अवगत है। यहाँ 15 टेंडर पहले लगे हुए थे, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है उसमें 4 टेंडर तो हो गए हैं इनके, अभी 11 टेंडर फिर से 23 तारीख को और 24 तारीख को आमंत्रित हैं। 23 को बिकने हैं और 24 को वो खोले जाएंगे। अब 15 जून से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मानसून आ जाएगा। अभी तक नालों का टेंडर हुआ नहीं हुआ, नाले सफाई होंगे, मात्र खानापूर्ति होगी। हमने पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खानापूर्ति होती है। बड़े बड़े बिल लग जाते हैं और व्यापारी जैसे है उसकी दुकानों में वैसे ही आधे घंटे की बारिश में जल भराव होगा, 4-4, 5-5 फुट पानी उसकी दुकानों में भरेगा। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में बारात में गए 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट भी की, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
हमारी आधी पोस्ट चली गई वहाँ पर। बारात में एक ही पक्ष के लोग थे, आपस में रिलेटिव और परिचित हैं, तो किसी बात को लेके जब यूपी में बारात गई थी तो वहाँ झगड़ा हुआ। बताते हैं वापस आके फिर एक बार झगड़े हैं, तो आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हुआ था और हॉस्पिटल में बताते हैं उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने जो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, कुछ लोगों से पूछताछ जारी है और जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। न पुरानी रंजिश नहीं, आज क्षणिक को बारात में किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ बताया जा रहा है। घायल 2-3 लोग घायल है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो खतरे से बाहर। अल्मोड़ा में जिला योजना समिति की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायकों ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी का व्यवहार सही नहीं है, विकास कार्यों की जानकारी तक नहीं दी जाती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आगे किन किन योजनाओं के तहत किन किन इलाकों में विकास कार्य होने वाले हैं। विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक का आरोप गंभीर है, लेकिन सवाल है क्या इनके सवालों का जवाब सत्ता पक्ष या जिलाधिकारी के पास है। विधायक का कहना है कि अल्मोड़ा का कोई भी वीर अधिकारी पत्र का जवाब तक नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक में इस बात की चर्चा होती है कि किस तरह से जिले का विकास किया जाए, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि किस इलाके में क्या काम हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। बाद में ये अपने लोगों को जो है काम बांट देते हैं। दरअसल मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में अल्मोड़ा जिला और हमारा ये कहना था कि जो भी कार्य हो, जो भी संपादित हो, जो भी परिव्यय तय हो, वो पूरा विधिवत रूप से जनता के अनुसार हो, क्षेत्र के अनुसार हो, विधायकों की मांग के अनुसार हो। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उसको नजरअंदाज किया गया। इस बात को लेके हम लोगों ने जिला योजना समिति का नियोजन समिति की बैठक में बहिष्कार किया है और हम मांग करते हैं कि जिला परिव्यय बढ़ाया जाए 10% जो हर प्रत्येक वर्ष बढ़ता था। दूसरा, विभागवार विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए कि कितना मत किस विभाग में है, कितना योजनाओं में दिया गया है। तो इस बात को लेकर आज हमने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और दूसरा, एक बड़ा खेद का विषय है कि माननीय जिलाधिकारी जो इस नियोजन समिति के सचिव होते हैं, जिलाधिकारी जी कह रहे हैं कि विधायक आमंत्रित सदस्य होता है, हम नहीं भी बुलाते तो कोई बात नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक विधायिका को इस तरह विधायिका का अपमान जिला योजना समिति में किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह है कि मंत्री की मौजूदगी में अल्मोड़ा जिलाधिकारी से नाराज कांग्रेस के दोनों विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर आकर विधायकों ने जो कहा वो भी गंभीर मामला है। समझने की बात यह है कि जिला योजना समिति की बैठक में अगर विधायकों की ही बातों को सुना नहीं जा रहा है तो फिर आम लोगों की समस्याओं पर अधिकारी क्या काम करते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।